रूल 16 हम पढ़ेंगे जहाँ पे इम्पोज की जा रही है माइनर पेनल्टीज अंडर CCA रूल्स 1965। इंट्रोडक्शन में बता देना कि रूल 14 के अंदर मेजर पेनल्टीज़ कैसे इम्पोज की जाती है वो पता है, रूल 16 के अंदर बता रहे हैं माइनर पेनल्टीज़ कैसे इम्पोज की जाती है। तो ये कैसे इम्पोज की जाएंगी, ये इनका इम्पोजिशन एक समरी प्रोसीजर होगा, वहीं पर अगर रूल 16 के अंदर हम रूल 16 के अंदर एक समरी प्रोसीजर होगा और रूल 14 के अंदर अगर मेजर पेनल्टीज इम्पोज कर रहे हो तो वो एक डिटेल प्रोसीजर होगा। ठीक है, अब क्या क्या होती हैं माइनर पेनल्टीज जो रूल 11(1) से 4 में बताई हैं। तो सेंश्योर होती है विथ होल्डिंग फ्रॉम प्रमोशन, रिडक्शन टू पे, रिकवरी फ्रॉम पे सॉरी, एंड विथ होल्डिंग इंक्रीमेंट्स विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है रूल 16 के अंदर, ये क्विक, फेयर एंड प्रोपोर्शनल डिसिप्लिनरी एक्शन होता है इन केसेस ऑफ लेस सीरियस मिसकंडक्ट। ठीक है, अब एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी, 4 जजों पे 11 के 1 से लेके 4 में बताया है। सेंश्योर विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, रिकवरी फ्रॉम पे, विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। इन 4 के ऊपर माइनर पेनल्टीज हैं, ये लेस सीरियस मिसकंडक्ट होता है, रूल 16 एप्लीकेबल होगा, उस तरीके से प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर अंडर रूल 16 स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। फर्स्ट इज इन्फॉर्म करेंगे द गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, पहला चीज़ क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट को इन्फॉर्म करेंगे। देन उसके अंदर क्या होगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मस्ट इन्फॉर्म द गवर्नमेंट सर्वेंट इन राइटिंग ऑफ द प्रपोजल टू टेक एक्शन। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उस गवर्नमेंट सर्वेंट को बताएगी कि वो सोच रही है उसको उसके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए राइटिंग में। ठीक है, अब सेकंड होगा चार्जेस इम्पिटेशंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड आर क्लियरली। जो चार्जेस और इम्पिटेशंस होंगे वो क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा राइटिंग में जो होगा उसके अंदर चार्जेस और इम्पिटेशंस डालोगे आप। देन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दोगे आप टू मेक अ रिटन रिप्रेजेंटेशन यूजुअली विद इन 10 to 15 डेज। 10 से 15 दिन का टाइम देते हो आप यूजुअली, और उसके अंदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने का एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी आप सामने वाली पार्टी को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देते हो। सेकंड स्टेप क्या है, कंसीडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें भी 3 स्टेप्स है। पहला कि डीए जो होगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो एग्जामिन करेगा रिटर्न रिप्लाई को, है ना। अगर वो सेटिस्फाइड है एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन से तो प्रोसीडिंग स्टॉप हो जाएंगे, इफ़ नॉट तो वहाँ पे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मे प्रोसीड एंड इम्पोज द माइनर पेनल्टी। ठीक है, सिंपल, ये तो समझ ही आ गया। नाउ नेक्स्ट इज होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी। ऑप्शनल होता है यहाँ पे होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, तो यहाँ पे ओरल इंक्वायरी इज, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि है ना मैंडेटरी हो ओरल इंक्वायरी करना। नो ओरल इंक्वायरी इज मैंडेटरी अंडर रूल 16। हाउएवर अगर डीए फील कर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है तो वो क्या कर सकती है, अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि जो एम्प्लॉय है वो डिनाई कर रहा है चार्जेस को, या फिर केस ऐसा है जहाँ इन्वॉल्व है कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स, या फिर जो पेनल्टी है इज़ फ्रॉम विथ होल्डिंग इंक्रीमेंट्स और प्रमोशन फॉर मोर देन 3 years। मतलब आपने इंक्रीमेंट या प्रमोशन 3 साल तक से ज़्यादा आपने विथ होल्ड किया है, ऐसी पेनल्टी है। ठीक है, तो वहाँ पे इंक्वायरी में बी हेल्ड एज पर रूल 16(1)(b। रूल 16 हम क्या बताता है, जहाँ सिंपल चीज़ ये है कि रूल जो 16 है उसके अंडर माइनर पेनल्टीज़ को इम्पोज करने के लिए आपको ओरल इंक्वायरी करना ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी। लेकिन अगर डीए को लगता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि फैक्ट्स कॉम्प्लिकेटेड हैं केस के, या फिर जो हमारा एम्प्लॉय है वो डिनाई कर रहा है चार्जेस को, या फिर जो पेनल्टी है विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स या प्रमोशन की वो 3 साल से ज़्यादा के लिए है, तो वहाँ पे इंक्वायरी में भी हेल्ड एज पर रूल 16 क्लॉज 1 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी 16(1)(b। ठीक है, अब इफ़ हेल्ड द इंक्वायरी शेल बी इन कन्फर्मिटी विद रूल 14 प्रोसीजर टू द एक्सटेंट। तो यहाँ पे अगर इंक्वायरी ऐसे हो रही है तो वो जो रूल 14 में हम प्रोसीजर पढ़ा है उसकी कन्फर्मिटी में होगी टू दैट एक्सटेंट। ठीक है, 16(1)(b के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो उसका प्रोसीजर 14 के अंदर चलेगा। ठीक है, देन पासिंग फाइनल ऑर्डर्स, इसके अंदर वो ये समरी प्रोसीजर है, तो पासिंग फाइनल ऑर्डर कितना जल्दी आ गया, चौथा स्टेप है। तो आफ्टर कंसीडरिंग द रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्वायरी रिपोर्ट इफ़ एनी, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो पास करेगी एक स्पीकिंग ऑर्डर इम्पोजिंग द एंड और ड्रॉपिंग द पेनल्टी। रीज़न मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉय। फाइनल ऑर्डर कैसे पास करेगी, स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, ये तो नेचुरल जस्टिस का ही प्रिंसिपल है। ठीक है, आफ्टर कंसीडरिंग द रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेशन हमारे एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम हुआ है उसने दिया है, उसको कंसीडर करने के बाद, ठीक है, एंड इंक्वायरी रिपोर्ट अगर कोई आई है तो आईओ ने दी है तो डीए क्या करेगी, पास करेगी स्पीकिंग ऑर्डर इम्पोज करते हुए या ड्रॉप करते हुए पेनल्टी को। अब रीज़न मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड जो ऑर्डर होगा वो कम्युनिकेट किया जाएगा टू द एम्प्लॉय। ठीक है, की फीचर्स क्या पढ़े हमने, इंक्वायरी मैंडेटरी है कि नहीं है, नहीं है, नो ओरल इंक्वायरी इज मैंडेटरी अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। ठीक है, माइनर पेनल्टी में नहीं है ज़रूरी। टाइम कंज्यूमिंग, तो क्विक समरी प्रोसीजर होता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। इन्वॉल्व ओरल एविडेंस, नो। ठीक है, तो नॉट जनरली अनलेस इंक्वायरी इज ऑर्डर्ड।
ठीक है, जब तक इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की है 16(1)(b) के अंदर तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और ओरल एविडेंस की। देन बेस्ड ऑन रिटर्न डिफेंस, येस मोस्टली रिटर्न डिफेंस देना पड़ेगा, येस। एंड लास्टली राइट टू अपील, येस अंडर दिस रूल 23, जो रूल 23 है आपके पास राइट टू अपील होता ही होता है, ठीक है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के धवन 1993 का केस है, जहाँ पे हेल्ड किया गया था कि माइनर पेनल्टी केसेस में अगर डिसीजन इज टेकन बाय द, अगर डिसीजन आर्बिट्ररीली लिया गया है या फिर विदाउट ड्यू केयर लिया गया है तो कोर्ट्स इंटरफेयर कर सकते हैं। माइनर पेनल्टीज इम्पोज करने के टाइम पे अगर कोर्ट ने आर्बिट्ररीली एक्शन किया है या फिर कोई बिना ड्यू केयर ड्यू डिलिजेंस के बिना एक्शन दिया है तो वो वहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। फिर नेक्स्ट इज आरपी कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1966 का केस है, जहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि वेयर प्रोसीजर अंडर रूल 16 इज नॉट फॉलोड प्रॉपरली, तो वहाँ पे सच एज फेलियर टू इशू प्रॉपर नोटिस और अपॉर्चुनिटी, तो वहाँ पे एंटायर प्रोसीडिंग बिकम्स इनवैलिड। अगर आपने प्रोसीजर ढंग से फॉलो नहीं किया है, कोई नोटिस नहीं दिया है, जो करना था वो नहीं किया है, तो वहाँ पे एंटायर प्रोसीडिंग्स बिकम्स इनवैलिड। ये आरपी कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1966 के केस में कहा था। नेक्स्ट स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस डॉक्टर मिस बीना पानी देई 1967, जिसमें हेल्ड किया था कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जो है, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लाइक माइनर पेनल्टीज, ठीक है, मस्ट अडियर टू नेचुरल जस्टिस एंड सिविल कॉन्सिक्वेंसेज फॉलो, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन क्या है रूल 16 से रूल 14 का, रूल टाइप ऑफ पेनल्टी, तो जो मेजर पेनल्टी होती है वो रूल 14 में दी गई है, माइनर पेनल्टी दी रखी है रूल 16 में प्रोसीजर का, ठीक है। और क्या क्या होती है वो हमने पढ़ लिया। फिर ओरल इंक्वायरी रिक्वायर्ड, तो रूल 14 में जो मेजर पेनल्टी से डील करता है येस, एंड रूल 16 में नॉट रिक्वायर्ड, ऑप्शनल है, ठीक है। देन टाइम रिक्वायर्ड, तो उसमें लॉन्ग होता है मेजर पेनल्टी में, और उसमें शॉर्ट टर्म होता है, समरी ट्रायल होता है, ठीक है। इसमें फॉर्मल होता है, उसमें समरी होता है। देन राइट टू क्रॉस एग्जामिन, येस, और उसमें नॉट जनरली। देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 14, तो येस ऑलवेज ओनली जहाँ पे इंक्वायरी इज ऑर्डर्ड, ठीक है। देन नेचुरल जस्टिस एप्लीकेबल, दोनों में स्ट्रांगली एप्लीकेबल है, मतलब जो लॉन्ग मेजर पेनल्टीज है उसमें तो स्ट्रांगली रिकॉर्ड एनफोर्स होनी चाहिए, और जो माइनर पेनल्टी है उसमें भी मस्ट बी रीजनेबली इंश्योर्ड, ठीक है। नाउ व्हाट इज इंक्वायरी, वाई वेन इंक्वायरी इज नेसेसरी अंडर रूल 16(1)(b), जहाँ पे इंक्वायरी नेसेसरी हो जाती है रूल 16(1)(b) के अंडर, तो वहाँ पे इंक्वायरी मस्ट बी हेल्ड व्हेन, जहाँ पे पेनल्टी प्रपोज्ड इज विद होल्डिंग द इंक्रीमेंट ऑफ और प्रमोशन फॉर मोर देन 3 years, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन पे, और डीए कंसीडर करता है कि जो नेसेसरी है कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स और डिस्प्यूटेड एलिगेशंस के चलते। 3 चीज़ों के अंदर 16(1)(b) में केस चला जाएगा जहाँ पे इंक्वायरी नेसेसरी हो जाएगी, ठीक है। 16(1)(b) बताता है पहला, जो फैक्ट्स है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या डिस्प्यूटेड एलिगेशंस है, डीए को ऐसा लगता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कंसीडर्स सो। सेकेंडली, जो विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन या इंक्रीमेंट है वो 3 साल से ज़्यादा के लिए है, ठीक है। एंड तीसरा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ रहा है पे के ऊपर, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन पे, तो इन तीनों ही केसेस में, इन सच केसेस रूल 14 के अंदर जो स्टाइल इंक्वायरी बता रखी है वो रूल 16 के अंडर फ्रेमवर्क में भी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। देन समरी टेबल क्या है रूल 16 की प्रोसेस की, सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे एम्प्लॉयज़ को, रिटर्न नोटिस दिया जाएगा प्रपोज्ड एक्शन एंड चार्जेस का, देन रिप्रेजेंटेशन करेगा एम्प्लॉय रिप्लाई करेगा इन राइटिंग, ठीक है। इंक्वायरी होगी, ऑप्शनल है, ठीक है, इंक्वायरी हो भी सकती है अगर 16(1)(b) का केस है, अदरवाइज नॉट, तो ओनली इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, तो ये ऑप्शनल है। देन लास्टली फाइनल ऑर्डर आ जाएगा, फाइनल ऑर्डर में रीजनड ऑर्डर आएगा पास्ड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। देन कम्युनिकेशन ऑफ पेनल्टी, तो मे बी प्रॉपरली कन्वे टू एम्प्लॉय, जो ये पेनल्टी होगी ना ये प्रॉपरली कन्वे की जाएगी एम्प्लॉय को, ठीक है। फिर कंक्लूजन में रूल 16 क्या है, एक सिंप्लीफाइड एंड फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है जो हैंडल करता है लेस सीरियस मिसकंडक्ट बाय सिविल सर्वेंट्स, एंड यहाँ पे स्ट्राइक करता है बैलेंस बिटवीन डिसिप्लिनरी कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। हाउएवर, अगर फैक्ट्स डिस्प्यूटेड है या कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑफ लॉन्ग टर्म, तो वहाँ पे इंक्वायरी कैन स्टिल बी हेल्ड, जो रूल 14 के अंदर हुई है उसी स्टाइल में, ठीक है। एंड कंप्लाइंस विद नेचुरल जस्टिस इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे इंश्योर की जाती है कि वो हो विदाउट इम्पोजिंग अनड्यू प्रोसीजरल बर्डन, और अगर ऐसा हो जाता है तो वो पूरा डिसीजन ही इनवैलिड हो जाता है, ये आरपी कपूर के केस में बोला गया था। नाउ नेक्स्ट इज कोर्ट हैव क्लैरिफाइड दैट इवन माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स रिक्वायर्स फेयरनेस एंड रीजन डिसीजंस, माइनर पेनल्टी की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसमें भी फेयरनेस एंड रीजन डिसीजन होना चाहिए, कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया है केस के थ्रू, एंड सेफगार्ड करता है रूल 16 मस्ट बी रिस्पेक्टेड। अब इसका निमोनिक क्या है रूल 16 के स्टेप्स का, IRIF, इन्फॉर्म द एम्प्लॉय, IRIF काफ़ी ईजिली आप प्रोसीजर याद कर सकते हो, आई मतलब इन्फॉर्म द एम्प्लॉय ऑफ चार्जेस, देन सेकेंड रिसीव द रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, एंड आई इंक्वायरी ओनली इफ नीडेड, ऑप्शनल होगी, एंड लास्टली फाइनल ऑर्डर विथ रीजंस। तो IRIF इन्फॉर्म द एम्प्लॉय,
देन आर रिसीव द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, एंड आई इंक्वायरी ऑप्शनल होगी, एफ फाइनल ऑर्डर।